हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएल के बायबैक के बारे में। कंपनी ने कल यानी कि 2 मार्च को अपना बायबैक अनाउंस किया है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप मार्केट से शेयर खरीद कर यूपीएल के बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम यूपीएल के बायबैक की समरी को समझें तो ये एक एग्रो केमिकल मेजर कंपनी है और इन्होंने कल यानी कि 2 मार्च को अपना बायबैक अनाउंस किया है, जिसके अंतर्गत कंपनी 1100 करोड़ रुपए तक के शेयर्स को बायबैक करेगी। और ये जो शेयर्स बायबैक किए जाएंगे ये प्रमोटर के अलावा जिन जिन शेयर होल्डर के पास शेयर्स हैं उनसे ये बायबैक किया जाएगा। और बायबैक का जो प्राइस रखा गया है वो है मैक्सिमम 875 रुपीज, यानी कि 875 रुपीज से ज्यादा पे ये शेयर्स बायबैक नहीं किए जाएंगे। और बायबैक करने के प्राइमरली दो तरीके होते हैं, एक होता है टेंडर रूट जिससे कि टीसीएस बायबैक कर रहा है, और दूसरा होता है ओपन मार्केट रूट जिसको कि यूपीएल फॉलो करेगा। और इससे पहले इन्फोसिस ने भी बायबैक ओपन मार्केट रूट के थ्रू ही किया था। तो अगर हमें हाई लेवल इनका डिफरेंस समझना है तो टेंडर रूट में जो कंपनी बायबैक करती है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे इसको बायबैक किया जाता है, और जो प्री डिटरमिन्ड प्राइस है वो नॉर्मली मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है। जैसे कि टीसीएस के केस में है, जब ये बायबैक अनाउंस किया गया था तो उनका शेयर प्राइस 3800 रुपए चल रहा था, जबकि कंपनी 4500 रुपए पे बायबैक कर रही है। और जो ओपन मार्केट रूट होता है उसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे नहीं बायबैक करती, ये सेकेंडरी मार्केट से अपनी कंपनी के शेयर्स को पीसेस में खरीदते रहते हैं, और मैक्सिमम इनकी लिमिट होती है जो ये बायबैक अमाउंट है 1100 करोड़ का। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो इस तरह से क्योंकि ये ओपन मार्केट रूट है तो अगर आप इस कंपनी के शेयर खरीदेंगे भी तो आप इसको टेंडर नहीं कर पाएंगे। और अगर इनमें इन दोनों जो तरीके होते हैं बायबैक के, अगर उसमें डिफरेंस देखा जाए तो जो टेंडर रूट के थ्रू मैक्सिमम 25% तक का जो नेटवर्थ होती है, नेटवर्थ मतलब कि जो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व हैं कंपनी के, उनके 25% तक कंपनी बायबैक कर सकती है। और जो ओपन मार्केट रूट होता है उसमें मैक्सिमम 15% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का बायबैक किया जा सकता है। तो इस केस में यूपीएल का अगर हम देखें तो इनका 14.56% बायबैक अमाउंट है, जो कि इनकी टोटल पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व है एज ऑन लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट जो कि 31 मार्च की है। तो स्टैंड अलोन बेसिस पे इनका 14.56% है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे 5.7%, क्योंकि ये 15% से कम है तो ये ओपन मार्केट रूट के थ्रू ये बायबैक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि टेंडर रूट में फिक्स प्राइस होता है, लेकिन ओपन मार्केट रेट पे मल्टीपल प्राइजेस में, क्योंकि कंपनी हो सकता है कि कभी अपने 100 करोड़ के शेयर खरीदे, कभी 200 करोड़ के, ओवरऑल वो 1100 करोड़ तक के मैक्सिमम शेयर को बाय बैक करेगी, बट अलग अलग प्राइस पे जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा उस पे ये बाय बैक किए जाएंगे। और जो शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन होता है टेंडर रूट में, जो रिकॉर्ड डेट को शेयर होल्डर होते हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ओपन मार्केट रूट में सभी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि उनको पता नहीं लगेगा कि वो बायबैक के लिए बेच रहे हैं, कंपनी को जब भी मौका लगेगा वो अपने शेयर्स को बायबैक कर लेगी। इसके अलावा टेंडर रूट में 15% जो होता है वो बायबैक का साइज का स्मॉल शेयर होल्डर यानी कि रिटेल शेयर होल्डर के लिए रिजर्व होता है, जिसका कि फायदा टीसीएस के बायबैक में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ओपन मार्केट रूट में ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं होता। और जो टेंडर रूट में ऑफर जो पीरियड है वो 10 दिन 10 वर्किंग डेज तक खुला रहना चाहिए, जैसे कि अभी टीसीएस के केस में मिड मार्च में जब ये बायबैक ओपन होगा तो वो 10 वर्किंग डेज तक ओपन रहेगा। और ओपन मार्केट रूट के केस में कंपनी को 6 महीने के अंदर अंदर जो ये बायबैक के शेयर्स हैं वो खरीदने होते हैं। तो इसमें नॉर्मली कंपनी अगर पहले ही 1100 करोड़ रुपए का बायबैक कर लेगी तो वो 6 महीने से पहले ही इसको क्लोज कर लेगी। हालांकि मिनिमम इनको 50% बायबैक करना होता है। तो यानी कि 550 करोड़ का जब बायबैक कर लिया जाएगा तो उसके बाद भी कंपनी अपने ऑफर को क्लोज कर सकती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी बायबैक कर सकती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 फरवरी 2022 को जो कंपनी की शेयर होल्डिंग है उसमें 28%, 28.24% प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास है, और बाकी का जो लगभग 71.76% है वो बाकी के यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और आम रिटेल शेयर होल्डर के पास है। तो इस बाकी के जो 71.76% है इसमें से बायबैक किया जाएगा।
तो अगर हम ये देखते हैं कि कंपनी अपना जो 875 का मैक्सिमम बायबैक प्राइस है, तो उस पे अगर शेयर को बायबैक करती है और 1100 करोड़ रुपए मार्केट से उठाती है, मतलब उतने के शेयर बायबैक करती है, तो मैक्सिमम ये 1,25,71,428 शेयर्स को बायबैक करेंगे। और ऐसा होता है तो ये 1.65% होगा इनकी पेड अप शेयर कैपिटल का, जो 2 मार्च को इनकी पेड अप शेयर कैपिटल थी स्टैंड अलोन बेसिस पे। और अगर जो ये बायबैक है ये 875 से कम पे किया जाता है, जो कि पूरे चांसेस है क्योंकि अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है उससे कम चल रहा है, तो काफी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी जो बायबैक करेगी वो अपने मैक्सिमम जो इन्होंने प्राइस रखा है उससे कम पे करेगी, तो उस केस में जो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक किए जाएंगे वो ज्यादा हो सकते हैं। और कंपनी जो मिनिमम बायबैक करेगी वो 50% है, जो कि 505 करोड़ रुपए बनता है। और अगर ये मिनिमम जो कि 505 करोड़ रुपए अगर ये मैक्सिमम प्राइस पे यानी कि 875 पे करती है, तो 62,85,714 शेयर्स ये बायबैक करेगी। तो 62,85,000 से लेकर के 1,25,00,000 या इससे थोड़े से ज्यादा शेयर तक बायबैक किए जा सकते हैं अगर उसका प्राइसिंग 875 से कम होता है। तो ये समरी है बायबैक की। इसके अलावा अगर कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात की जाए, तो मनी कंट्रोल ने रिपोर्ट किया है कि इनको कुछ सोर्सेज जिनको की डायरेक्ट नॉलेज है उनसे पता लगा है कि जो प्रमोटर्स हैं यूपीएल के, वो अपना स्टेक बेचने के मूड में हैं। कुछ ये फैमिली सेपरेशन हो रहा है उनके बीच में, जिसकी वजह से उनको कैश की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए वो अपने जो यूपीएल का स्टेक है उसको बेच सकते हैं। और इसके लिए ऐसा बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उनको भी हायर कर लिया गया है। हालांकि जो यूपीएल से मनी कंट्रोल ने जब ये क्वेरी पूछी तो उन्होंने कहा कि एज ए पॉलिसी हम र्यूमर पे कमेंट नहीं करते, तो उन्होंने कोई भी कमेंट करने से मना किया है। बट सोर्सेस के हिसाब से मनी कंट्रोल ऐसा रिपोर्ट कर रहा है कि इसके जो प्रमोटर हैं वो अपना जो स्टेक है वो बेच सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो ये बायबैक प्रोसेस है ये भी इसीलिए लॉन्च की गई है ताकि जो वैल्यूएशन है जो सेल प्रोसेस का, उसका बेंचमार्क सेटअप किया जा सके। और अगर इनके प्रमोटर्स की बात की जाए तो रजनीकांत श्रॉफ, जय श्रॉफ और विक्रम श्रॉफ इनके प्रमोटर्स हैं जिनके पास की 28.24% की होल्डिंग है। और इसके अलावा अभी पीछे एडीआईए जो आबू धाबी ग्रुप है और टीपीजी कैपिटल ने 1.2 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट की थी इस कंपनी में और 22% का स्टेक एक्वायर किया था। और उन्होंने ये जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो की थी जो आर्यस्टा लाइफ साइंसेज केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको एक्वायर करने के लिए, यूपीएल ने इसको पीछे अभी एक्वायर किया था। और अगर इनके अदरवाइज नंबर्स की बात की जाए तो अभी इन्होंने दिसंबर क्वार्टर के जब नंबर रिपोर्ट किए हैं तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले 24.89% बढ़ा है। इनका जो प्रॉफिट था क्वार्टर का वो 1179 करोड़ था और रेवेन्यू भी इनका 23.78% बढ़ा है। और रेवेन्यू इनका दिसंबर क्वार्टर का 11,297 करोड़ था। तो जैसे कि यूपीएल टेंडर रूट से बायबैक नहीं कर रहा, तो आपको स्पेसिफिकली बायबैक के लिए शेयर खरीदने का फायदा नहीं है क्योंकि आपसे स्पेसिफिकली या डायरेक्टली शेयर्स नहीं बायबैक किए जाएंगे। हालांकि मार्केट से कंपनी लगातार बायबैक करती रहेगी तो बाइंग इंटरेस्ट बना रहेगा और उस वजह से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आनी चाहिए। हालांकि जो इनके प्रमोटर सेल का जो न्यूज चल रही है उसको देखना होगा कि जो मार्केट है वो कैसे डाइजेस्ट करती है। अदरवाइज बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें यूपीएल का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में इन्होंने 23% की ठीक ठाक रिटर्न दी है, पिछले एक साल में 16% की रिटर्न है। हालांकि पिछले एक वीक में इनका शेयर लगभग 13% तक भागा है क्योंकि बायबैक की न्यूज को काफी पॉजिटिव लिया गया था जिसके बाद इनका शेयर काफी भागा था। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स को देखें तो 4 फरवरी को के आर चौकसी ने इनका टारगेट है 901 रुपए दिया था। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका जो एवरेज टारगेट प्राइस है वो 970 के आसपास पास आता है, हायर साइड पे 1160 और लोअर साइड पे 734। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 714 के आसपास हुई है, तो उसके हिसाब से अभी ये अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी नीचे अवेलेबल है, तो प्राइसिंग डेफिनेटली इसकी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा कंपनी के डिविडेंड की बात की जाए तो लगभग 1.5% के आसपास का कंपनी डिविडेंड यील्ड भी है, तो डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है। और अगर इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 54,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी और पीबी रेशो इनकी इनके जो कॉम्पिटिटर हैं जैसे बेयर क्रॉप साइंस वगैरह उनके मुकाबले में इनका पी और पीबी रेशो अट्रैक्टिव लगता है, तो वैल्यूएशन डेफिनेटली अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है।
अदरवाइज प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन थोड़ा सा डेट ऑन द हायर साइड है, बट प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो बायबैक के लिए तो आप स्पेसिफिकली ये शेयर लेने का फायदा नहीं है, लेकिन अदरवाइज इसकी जो वैल्यूएशन है काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो आप करंट प्राइस पे या किसी भी गिरावट पे इसको फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए ले सकते हैं, और जब तक ये बायबैक के शेयर्स खरीदे नहीं जाते कंपनी के द्वारा, तो तब तक इसमें हो सकता है कि बहुत ज्यादा गिरावट ना आए। हालांकि जो प्रमोटर के सेल की बात है वो देखना होगा कि किस डायरेक्शन में कंपनी के शेयर प्राइस को लेकर जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा, और जो भी मेरे व्यूज थे वो पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।